बोर्ड के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करना एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है। इसी सीरीज में हम पहले चैप्टर साइंस के क्लास 10th के रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेके आए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। इन क्वेश्चंस को देख के आप फर्स्ट चैप्टर के सभी एमसीक्यूज को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। बस हमें इतना चाहिए कि आपको फर्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट्स थोड़े से क्लियर होने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखिए, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है और वहाँ पर उन परिवर्तनों को वापस से नहीं किया जा सकता। तो उसी आधार पे इसमें हम सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। पहला है, जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, जल को उबाल के उसके वाष्प बनाना। बर्फ़ के गलन पर जल का बनाना, जल में लवण का विलय होना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। हमसे पूछा है भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका अर्थ है कि 3 भौतिक परिवर्तन है और एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखिए, पहले वाले में अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ़ अगर पिघलती है पानी बनता है वो भी एक भौतिक परिवर्तन है। अगर पानी में किसी चीज़ को घोला जाता है वो भी एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन किसी चीज़ को जलाना, गलाना, पकाना, वो सब भौतिक परिवर्तन नहीं, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। इस अभिक्रिया को आपने देखना है और आपने ये बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो सबसे पहले मुझे ये अभिक्रिया एक उपचयन अपचयन अभिक्रिया की तरह भी दिखाई दे रही है और वहीं पर एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जैसे भी दिखाई दे रही है। क्योंकि उपचयन अपचयन तो आप समझ रहे हैं कि नाइट्रोजन, इसमें अमोनिया के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला था, अब उस ऑक्सीजन के साथ पानी आ गया। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया तो है, साथ में प्रतिस्थापन को इस तरह से समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ आ गया और एक ऑक्सीजन का जो एटम था उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 दोनों ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट है, जो ये बताता है कि ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। तीसरा क्वेश्चन है, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। अभिक्रिया देख लीजिए, इनसे आपसे बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो इस अभिक्रिया में अगर आप ध्यान से देखें तो आयरन जो है, आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण भी कहलाता है, इसको उपचयन भी कहा जाता है। तो आयरन धातु ऑक्सीकृत हुई है, ये बात एकदम सही है। जल के साथ ऑक्सीजन था लेकिन इसका ऑक्सीजन निकल गया, इसका मतलब इसका अपचयन हुआ है, इसका अपचयन हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, जिसको रिडक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। तो जल अपचयित हो रहा है, ये भी सही है। और जो चीज़ अपचयित होती है वो ऑक्सीकारक या फिर उपचायक के रूप में काम करती है। तो जल जो है वो ऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहा है। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 ये तीनों ठीक है। तो सही आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हैं। ऊष्माक्षेपी वो प्रक्रम होते हैं जिनमें ऊष्मा निकलती है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हैं वो पहचानना है हमने। सबसे पहला है, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, इसमें हीट निकलती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है वो होगा अम्ल का तनुकरण। अम्ल को जब तनुकृत किया जाता है उसमें पानी की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उसमें भी ऊष्मा निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा सही है। इसके हिसाब से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, क्योंकि जल का वाष्पीकरण ये भी ठीक नहीं है, ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है और ये भी ऊष्माशोषी है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ऑप्शन 1 और 2 कवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 ml जलयुक्त। देखिए, इतने बड़े क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, इसमें पूछा बहुत आसान सा सवाल होगा, जितना बड़ा सवाल होगा उतना ही आसान पूछा होगा। ABC 3 परख नलियाँ हैं, बीकर हैं जिसके अंदर पानी है और इनके अंदर हम ए के अंदर डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी के अंदर डालते हैं कॉपर सल्फेट बिना पानी वाला, जिसमें पानी नहीं है, सफ़ेद रंग का होगा ये, और सी में डालते हैं साधारण नमक या साधारण लवण। तो इसके बाद
ए और बी के विलयनों के ताप में वृद्धि हुई। अब तापमान बढ़ा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर ऊष्मा पैदा हुई है, और ऊष्मा पैदा होने का मतलब है वहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई है। तो ए और बी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई है। सी में तापमान में कमी आई है, तो यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुई है क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण हुआ है। तो ए और बी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संपन्न हुई है पहला, और सी में ऊष्मा दी जा रही है, उसका तापमान कम हुआ है, तो ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो चौथा। तो पहला और चौथा सही है, इसके हिसाब से ऑप्शन सी एकदम सही है। देखिए कितना आसान सवाल था। नेक्स्ट, अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन मिलाया जाता है। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है और अंतर रंग विलुप्त हो जाता है। देखिए जो परमैंगनेट है उसका फॉर्मूला KMnO4 है, और इसका रंग होता है बैंगनी या जामुनी। जब इसको फेरस सल्फेट में डाला जाता है, थोड़ी देर हिलाने के बाद उसका जो रंग है, वो जो बैंगनी रंग है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न बताना है। इसके पीछे का बड़ा सिंपल रीज़न है, जो KMnO4 है परमैंगनेट, ये एक ऑक्सीकारक होता है, और जैसे इसमें मिलाते हैं ये टूट जाता है, पोटेशियम अलग हो जाता है, और MnO2 आयन जो हैं वो अलग हो जाते हैं। MnO2 आयन जो हैं वो अलग हो जाते हैं, और जैसे ये अलग होगा तो इसका जो रंग था बैंगनी वो हट जाएगा और ये पानी जैसे रंग का हो जाएगा। लेकिन ये तभी तक होगा जब तक ये टूटेगा, जब तक ये ऑक्सीडेशन करेगा, जब तक ये टूटेगा तब तक इसका रंग बदलेगा, मतलब पानी जैसा रंग हो जाएगा। लेकिन जब ये टूटना बंद हो जाएगा उस टाइम पर ये रंग आना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन छांटना है। पहला ऑप्शन है KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, FeSO4 को ऑक्सीकृत कर देता है, सही बात है। FeSO4 ऑक्सीकारक नहीं है, तनुता के कारण रंग विलुप्त नहीं होता है, हल्का पड़ जाता है अगर तनु करते हैं किसी चीज़ को रंग, लेकिन गायब नहीं होता है। KMnO4 एक अस्थायी यौगिक है जो रंगहीन यौगिक उत्पन्न करता है, ये भी गलत है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन एकदम सही है, KMnO4 एक ऑक्सीकारक है और FeSO4 को ये ऑक्सीकृत कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया या अभिक्रियाएं हैं? द्विविस्थापन का अर्थ होता है जिसमें दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके दो यौगिक बनाते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है वो एक्सचेंज हो जाता है, एक उसकी जगह दूसरा उसकी जगह, इस तरह से अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसमें केवल और केवल मेरे को ये सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसके अंदर दो यौगिकों की अभिक्रिया हो रही है, और एक यौगिक जैसे पहले सोडियम के साथ SO4 था, लेकिन उत्पाद में बेरियम के साथ SO4 है, और क्लोरीन के साथ बेरियम था, अब सोडियम के साथ क्लोरीन है। तो दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए, इसलिए केवल दो जो है वो एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। बाकी द्विविस्थापन अभिक्रिया इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल एक तत्व है और दूसरा यौगिक है, और एक ही पर विस्थापन हो रहा है। इसमें तो संयोजन हो रहा है, और ये एक हमारी उपचयन अपचयन अभिक्रिया है, इसके अंदर द्विविस्थापन नहीं हो रहा है। तो केवल हमारा ऑप्शन 2 ऐसा है जहाँ पर विस्थापन 2 बार हो रहा है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भाषण पर सलेटी रंग क्यों आता है? देखिए जो सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है, इसको जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, इसका रंग होता है वाइट, सफ़ेद रंग। लेकिन जब सूर्य के प्रकाश में इसको रखा जाता है तो सिल्वर जो है वो अलग हो जाता है और क्लोरीन जो है वो अलग हो जाता है, और सिल्वर का रंग जो है वो स्लेटी होता है, इसलिए सिल्वर के बनने से इसका स्लेटी रंग आ जाता है। तो ऑप्शन छांट लीजिए, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, एकदम सही बात है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा इसका आंसर है, क्योंकि सिल्वर के बनने से रंग जो है वो स्लेटी होता है। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? देखिए बड़ा क्वेश्चन है, ऊपर एक थ्योरी सी दी हुई है, उसके बाद तुमसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको ध्यान लगाना है सिर्फ लास्ट लाइन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य हैं? तो देखिए चूने का बुझना, चूने का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं चूने का बुझना, और इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊष्मा निकलती है।
ऊष्मा निकलेगी तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। तो देखिए पहला ऑप्शन है यह एक, दूसरा यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक धातु का ऑक्साइड है और धातु के ऑक्साइड अक्सर अक्सर क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। और क्षारक जो है उनका पीएच 7 से लेके 14 के बीच, मतलब 7 से ज़्यादा, 7 तो पानी का होता है, 7 से ऊपर होता है हमेशा। तो इसके अंदर पीएच जो है वो 7 से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें 2 और 3 सही हैं, 2 और 3 के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? देखिए बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट, फिर से दो यौगिकों की अभिक्रिया हो रही है, दो ही यौगिक बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी आयनों की अदला बदली होगी और आयनों की अदला बदली को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और क्योंकि इसमें अवक्षेप बनते हैं हमेशा, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम अवक्षेपन अभिक्रिया भी है। तो 2 और 4 सही होंगे और 2 और 4 के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। जितनी भी द्विविस्थापन अभिक्रिया उन सब में कोई ना कोई अवक्षेप जो है वो जरूर बनता है, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहा जाता है। कभी कभी इसको आयन एक्सचेंज अभिक्रिया भी कहते हैं। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात का द्रव्यमान बताना है। देखिए मोलर अनुपात से कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ी सिंपल सी बात है। पानी का जो सूत्र होता है वो H2O है और एक सूत्र में हाइड्रोजन के 2 अणु, 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। तो जब इसका अपघटन किया जाएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भी 2:1 रहेगा। तो इसने हमसे पूछा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का अनुपात, तो आंसर आएगा 2:1। अगर ये उल्टा करके पूछ ले कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात बताइए, तब अनुपात 1:2 हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2B 2:1 सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऊष्माशोषी प्रक्रम है? ऊष्माशोषी का अर्थ है जिसमें ऊष्मा दी जाती है, जिसमें ऊष्मा दी जाती है, निकलती नहीं है, उनको गर्म करना पड़ता है ताकि वो प्रक्रिया हो जाए। तो इनमें से कौन सा या कौन से प्रक्रम ऊष्माशोषी हैं? तो देखिए अम्ल को तनुकृत करते हैं तो ऊष्मा निकलती है, तो ये तो ऊष्माक्षेपी हो गया। शुष्क बर्फ का उद्रवपातन, जब शुष्क बर्फ का उद्रवपातन होता है, ठोस से जब वो गैस बनती है तो उसको ऊष्मा की जरूरत होती है, तो ये ऊष्माशोषी है। जल वाष्प का संघनन, जल वाष्प के संघनन के लिए ऊष्मा जो है, जल वाष्प का संघनन का अर्थ होता है, पहले अर्थ समझ लीजिए। जल वाष्प बन रहा था, उसको ठंडा कर दिया जाए, उसको अगर ठंडा कर दिया जाए तो वो वापस से पानी बन जाता है। अब ठंडा करने का मतलब है, ठंडा करने का मतलब है कि उसको ऊष्मा दी नहीं जा रही है, उसको ऊष्मा दी नहीं जा रही है, उसमें से ऊष्मा निकाली जा रही है। तो ऊष्मा निकालने का मतलब क्या होता है? ऊष्मा निकालने का मतलब है कि वो ऊष्माक्षेपी है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। और चौथा जल का वाष्पीकरण, जल को वाष्पीकृत करना है तो उसको हमेशा गर्म करना पड़ेगा, उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो ये भी हमारा ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 और 4 हमारे सही है। 2 और 4 के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। जलीय पोटेशियम आयोडाइड, देखिए ध्यान से पढ़िए, जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट, एक्वस सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड का और लेड नाइट्रेट का, दोनों के बीच द्विविस्थापन करवा के लेड आयोडाइड बनता है, पीले रंग का अवक्षेप। अब ये कह रहा है कि इस प्रक्रिया में लेड नाइट्रेट हमारे पास नहीं है, तो लेड नाइट्रेट को हटा दो। तो लेड नाइट्रेट की जगह क्या चीज़ लगाएं जिससे हमें फिर से पीले अवक्षेप मिले लेड आयोडाइड के? अब देखिए लेड आयोडाइड के अगर अवक्षेप बनाने हैं तो उसके अंदर जो भी चीज़ हम यूज करेंगे उसमें लेड जरूर होना चाहिए। पहले ऑप्शन में लेड सल्फेट है और लिखा हुआ है अविलेय। अविलेय का अर्थ होता है वो पानी में घुलता नहीं है, और जब पानी में घुलेगा नहीं तो उसकी अभिक्रिया नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी तो ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन है लेड एसीटेट, और इसके साइड में कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये पानी में घुल जाएगा, तो लेड एसीटेट हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें लेड आयोडाइड बनाना है और लेड आयोडाइड के लिए लेड होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा लेड एसीटेट। और ऑप्शन सी और डी इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उनके अंदर किसी के अंदर भी लेड नहीं है, क्योंकि पहले में इसमें अमोनियम है और दूसरे में पोटेशियम है।
तो हम यहाँ पर लेड एसीटेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लेड आयोडाइड हमने बनाना है तो उसके लिए लेड होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े सिंपल तरीके से टैकल कर सकते हैं कि बनाना है लेड आयोडाइड, हमारे पास सिर्फ है पोटेशियम आयोडाइड, तो आयोडाइड का आयोडाइड तो पोटेशियम के साथ वाले से आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए लेड। लेड के लिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें हमें लेड हो। लेड पहले में भी है, लेड दूसरे में भी है, लेकिन पहले वाला पानी में घुलता नहीं है, तो ये हम ले नहीं सकते, तो आएगा ऑप्शन बी लेड एसीटेट। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। देखिए, तेल के नमूने को ताज़ा बनाने का अर्थ है कि उसकी किसी के साथ अभिक्रिया ना हो, और अभिक्रिया ना करने वाली या तो हमारे पास नोबल गैस होती है 18 नंबर समूह की, या फिर नाइट्रोजन होती है। यहाँ पर हीलियम और नाइट्रोजन वाला ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम एक अक्रिय गैस है, समूह नंबर 18 में आती है, और नाइट्रोजन भी लगभग अक्रिय है, ये लगभग किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। और क्वेश्चन नंबर 15, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने की प्रक्रिया को दिखाया गया है। इस प्रक्रिया को देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है। इस अभिक्रिया को देख के कौन सा सही है। देखिए, इसमें ऊष्मा दी जा रही है। ऊष्मा देने का अर्थ है कि ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। और एक कंपाउंड, एक यौगिक जो है वो टूट कर दो बना रहा है, तो यह एक विघटन अभिक्रिया भी है, अपघटन भी कह सकते हैं, विघटन भी कह सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। हमारे ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। तो पहला है, यह एक अपघटन अभिक्रिया है जो ऊष्माशोषी प्रकृति की है, ये बात तो सही है। यह एक संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन तो नहीं हो रहा, संयोजन का मतलब तो जुड़ना होता है। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा के निकलने के साथ संपन्न होती है। ऊष्मा निकल नहीं रही है, ऊष्मा हमने देनी पड़ रही है। और ऑप्शन डी है, यह एक प्रकाश रासायनिक, प्रकाश का तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तो बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। फिर से रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के ऊपर सवाल है। पहला ऑप्शन, एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण। ऑक्सीजन गैस को भरा जा रहा है सिलेंडर में, सिलेंडर में भरने से पहले भी ऑक्सीजन थी, भरने के बाद भी ऑक्सीजन है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि कुछ नया नहीं बना। वायु का द्रवीकरण, हवा का अगर द्रवीकरण करेंगे तो वहाँ पर भी कुछ नहीं बदलेगा, कोई नया, कुछ भी नया पदार्थ नहीं बनता है, तो ये भी भौतिक है, रासायनिक नहीं है। चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, एक प्याली में पेट्रोल डाल दिया, उसको खुले में रख दिया तो वो उड़ जाएगा, मतलब वाष्पीकृत हो जाएगा। वाष्पीकृत होने पर भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। लास्ट है, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। अब कॉपर की तार को गर्म करते हैं तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड। पहले कॉपर था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया और बनता है कॉपर ऑक्साइड। ये एक नया पदार्थ बन गया, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई नई चीज़ बनेगी, कोई नया पदार्थ बनेगा और उस चीज़ को वापस से नहीं बनाया जा सकता। कॉपर ऑक्साइड से वापस कॉपर बनाना संभव नहीं है। जिस कॉपर का ऑक्साइड बन चुका है उस पार्ट से हम वापस कॉपर नहीं बना सकते। 17वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रियाफलों की अवस्था को सही दिखाया गया है। मतलब आपको बताना है कि किसमें जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसके हिसाब से वो एकदम सही है। आपको बता दूं, ब्रैकेट में जो लिखा होता है इसमें छोटे जी का अर्थ होता है गैस की, गैसीय अवस्था में है। छोटे एस का मतलब होता है ये ठोस अवस्था में है। एल का मतलब होता है ये द्रवित अवस्था में है। और अगर AQ लिखा हो तो इसका मतलब उसका पानी में घोल बनाया हुआ है, जलीय विलयन बनाया हुआ है। तो रूम तापमान पर हाइड्रोजन जो है वो एक गैस होती है, ऑक्सीजन जो है वो भी गैस होती है, लेकिन जो पानी बनता है H2O वो लिक्विड होता है। तो आप ये देख लीजिए, जिसमें G और L लगा हो वो ऑप्शन हमारा सही है। पहले में L लगा है, ये गलत है। Gl भी गलत है क्योंकि ऑक्सीजन तो गैस होती है। तीसरे वाले में G और L लगा है, तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। और जब सही ऑप्शन मिल गया तो हमें चौथे ऑप्शन पर क्यों ही जाना। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया की बड़ी सिंपल सी पहचान होती है, अगर दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनाए, मतलब दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद अगर बनाए तो वो संयोजन अभिक्रिया है। अगर ऐसा कुछ भी दिखे तो वो संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए ये टूट रहा है तो ये वियोजन है,
ये जुड़ रहे हैं तो ये एक संयोजन है, ये भी जुड़ रहे हैं ये भी एक संयोजन है, और यहाँ पर इधर भी दो हैं इधर भी दो हैं तो ये संयोजन नहीं है, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो हमें बताना था संयोजन। संयोजन हमारे केवल बीच वाले दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। 2 एंड 3 के हिसाब से अगर मैं नीचे देखूँ तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है। यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के वो ख़त्म होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, किसी को कोई डाउट रहता है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू।